हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है ना। तो स्कोप को समझना और जानना बेहद आसान है, बता चुका हूं मैं फार्माकोलॉजी जब पढ़ाया था। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, पहले स्कोप को समझने के लिए हमें या ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमें एक बार फिर से जो पहले लेक्चर में मैंने इसको समझाया था कि आखिरकार फार्माकोथेरेपेटिक्स है क्या, थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। इट इज अप्लाइड साइंस, बताई थी मैंने वहां पे। अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन दैट इज यूज्ड टू अप्लाई एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज टू डेवलप मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो नॉलेज ऑलरेडी है, जैसे कि यहाँ की बात करेंगे, जो दवाइयां, जो थेरेपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, नॉलेज ऑलरेडी है, और उसको मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब उसको और अच्छा या और अलग तरीके से इस्तेमाल करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करना है ना। यानी कि जो दवाइयां मौजूद हैं उनको हम इस तरीके से डील करें कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करें। फार्माकोथेरेपेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो भी फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, है ना, एप्लीकेशन है उसकी, टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। यानी कि हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, फार्माकोलॉजी में क्या क्या आता है, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, उसको इस्तेमाल करते हुए हम डिजीज को रोकने की, ठीक करने की और क्योर करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फार्माकोथेरेपेटिक क्या है, डिजीज ओरिएंटेड है। हम किस तरीके से, इधर दवाई है, इधर बीमारी है, कौन सी दवाई सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। सिंपल सी बात। ठीक है। तो यही फार्माकोथेरेपेटिक्स है। अब स्कोप फिर से एक बार बता दो, स्कोप क्या होता है? कोई भी एरिया जहां पे कोई चीज एक्ट हो, यानी कि जहां कहीं पे फार्माकोथेरेपेटिक एक्ट कर रही होगी, जहां फार्माकोथेरेपेटिक ऑपरेट हो रही होगी, जहां फार्माकोथेरेपेटिक हैज अ पावर और कंट्रोल, जिस फील्ड में फार्माकोथेरेपेटिक का पावर और कंट्रोल होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो, घूम फिर के वही सारी बातें आती है। बड़ा सिंपल हो जाता है स्कोप। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि स्कोप में सर लिखना क्या है। कुछ नहीं है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इसका स्कोप है। क्यों? यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। रिसर्च और ट्रायल में क्या हो रहा है? ड्रग का इस्तेमाल बीमारी के ऊपर हमें करना है, तो उसकी खोजबीन करनी है, स्कोप हो गया उसका। जीन बेस्ड थेरेपी, कौन से जीन्स हैं जो हमको बीमारी में ठीक करने में काम आते हैं? अगेन जीन और बीमारी, जीन की हेल्प से हम लोग बीमारी को ठीक कर रहे हैं, तो अगेन फार्माकोथेरेपेटिक लगेगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो फंक्शनल होता है, यानी जीन जो फंक्शनल होता है, इनटू मैमेलियन सेल, उसको सेल के अंदर डाल देते हैं जिससे कि कोई बीमारी ठीक होती है ना। तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में किस तरीके से जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया था। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, यूटिलाइजेशन ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। ड्रग का इस्तेमाल हो चुका है, अब हम इफेक्ट देख रहे हैं, उससे हमें नतीजा समझ में आएगा कि जो दवाई हमने इस्तेमाल करी हैं उनका क्या इफेक्ट रहा है, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट करें कि अगली बार उससे और अच्छा इफेक्ट आए। ठीक है। थेरेपेटिक इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स, दवाई का लीथल डोज और थेरेपेटिक डोज, कि इतनी दवाई लेंगे तो इफेक्टिव है, इतनी दवाई लेंगे तो घातक हो जाएगी। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा कि हम किस हद तक डोज को बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर फार्माकोथेरेपेटिक के अंदर आ गया। टॉक्सिकोलॉजी, एक ड्रग एक डोज के बाद जहर बन जाती है, अगेन फार्माकोथेरेपेटिक। फार्माकोजेनेटिक, जेनेटिक वेरिएशन दैट अफेक्ट द ड्रग रिस्पॉन्स। अब एक दवाई बनाई, 1000 लोगों में सही काम किया, एक आदमी में वो दवाई उतना असर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ जीन्स का मामला था, गड़बड़ था, कुछ जीन्स उसके ऐसे थे कि वो दवाई उसके उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, या उल्टा हो सकता है वो दवाई उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर गई। तो जेनेटिक वेरिएशन, अगेन यहां पर क्या हो रहा है, मेडिसिन का इफेक्ट देखा जा रहा है, जिसको अफेक्ट कर रहा है कौन, जीन्स। तो ये जो स्टडी होगी फार्माकोजेनेटिक, यहां पे भी फार्माकोथेरेपेटिक अप्लाई हो जाएगी। कीमोथेरेपी, पता ही है कैंसर के लिए हम लोग ऐसी ऐसी दवाइयों का इजाद कर रहे हैं जिससे कि इंसान को नुकसान कम हो और जिस सेल को हम मारना चाहते हैं वही सेल मरे, है ना। कैंसर में देखा होगा जब कीमोथेरेपी होती है, लोगों के बाल झड़ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, दर्द वगैरह होता है। क्यों? वो उसका साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम ऐसी दवाई बनाना चाहेंगे कि कैंसर का इलाज भी हो जाए और साइड इफेक्ट भी कम हो। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, इससे हम डिसाइड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब दवाई की थेरेपी चलती है तो एक दवाई को दिन में कितनी बार देना है, हाफ लाइफ जितनी ज्यादा दवाई उतनी कम देनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगी, फार्माकोथेरेपेटिक्स। हाइड्रोजेनिक डिजीज, बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जो हम लोग कई बार एक बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं, उसकी दवाई से एक दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये सब चीज को समझने के लिए अगेन क्या रहेगी, फार्माकोथेरेपेटिक। तो ये सारी फील्ड है
और भी फील्ड बन सकती हैं बनाना चाहोगे तो, ये कॉमन है जो हमारे रोज मतलब हम लोग जब पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो ये कॉमन सी फील्ड आती रहती हैं। तो इनको आप किस में लिख दोगे? स्कोप में। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक टू इंश्योर प्रॉपर एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, सुनिश्चित करना कि जो ड्रग का इस्तेमाल है वो प्रॉपर हो रहा है और रैशनल तरीके से हो रहा है, तार्किक तरीके से। ये नहीं कि एक बीमारी है 10 ही और दवाई झोंक दी, एक बीमारी है तो एक या दो, ठीक है ना। अब पता चला एक बीमारी है पता नहीं चल रहा कौन सी दवा देनी है, 3-4 तरह की एंटीबायोटिक पकड़ा दी कि खा लो कोई ना। ये इर्रेशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, रैशनल इर्रेशनल, ठीक है। टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम इतना दवाइयों के ऊपर माहिरता हासिल कर लें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, ड्रग से होने वाली टॉक्सिसिटी ना हो। इस तरीके से थेरेपी की जाए, ड्रग थेरेपी लाई जाए हर एक ट्रीटमेंट के लिए कि बिल्कुल भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो। टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग टू एन ऑप्टिमम कॉस्ट, सबसे अच्छी और इफेक्टिव दवा मिले सबसे सस्ते दामों पर। कब पॉसिबल है? फार्माकोथेरेपी लगेगी ना, हम लोग पूरा उसमें जब आइडिया लगता है उससे कि अच्छा ये मेडिसिन रहेगी सबसे कम दाम में रहेगी और सबसे अच्छा असर देगी। तो अगेन फार्माकोथेरेपेटिक टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लायंस। पेशेंट कॉम्प्लायंस का मतलब है कि पेशेंट जो दवाई को ले रहा है वो कितना सही तरीके से और कितना सही समय पे दवाइयों को ले पा रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट दवाइयों को सही तरीके से ले ना पा रहा हो या उसे समझने में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो या दवाई लेने में उसे दिक्कत हो, ठीक है ना। तो पेशेंट कॉम्प्लायंस मतलब एक तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दवाई दी गई है दिन में 2 बार 3 बार, वो दवाई को कितनी बार ले पा रहा है। मान लो कुछ दवाइयाँ ऐसी दिन में 4 बार लेनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि दिन में 1 ही बार लेनी पड़ रही है। तो पेशेंट कॉम्प्लायंस होना चाहिए कि पेशेंट उसको सही तरीके से सही टाइम पर ले सके। टू यूज द एडवांस इन नॉलेज मेड बाय द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, टू यूज द एडवांसेस इन नॉलेज, हमको यहाँ पर जो नॉलेज में एडवांसमेंट आती जा रही है ना, रिसर्च के द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी नई ड्रग थेरेपी को इजाद करना है जिससे कि अगेन ऊपर के सारे पॉइंट जो है कर सके हम लोग, ठीक है ना। हमको जो एडवांस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए ऊपर के चारों पॉइंट को क्या करना है? क्रिएट करना है। यानी कि क्या करना है? रैशनल यूज ऑफ ड्रग थेरेपी करनी है, रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन करना है। कैसे होगा? जब एडवांस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। इफेक्टिव एट ऑप्टिमम कॉस्ट, एडवांस चीजें आती जा रही है, कॉस्ट गिरती जा रही है, पेशेंट कॉम्प्लायंस रह सके, ठीक है ना। तो यही सब ऑब्जेक्टिव है फार्माकोथेरेपेटिक का। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गोल है कि जब किसी का इलाज चलता है ना, देखो जब सोचो इलाज चल रहा है तो सही दवा मिले और बीमारी के हिसाब से दवा मिले, दवाई रिएक्ट ना करे, क्वालिटी की दवा मिले, दवा सस्ती मिले, अच्छी और क्वालिटी वाली दवाई ऐसी हो कि पेशेंट उसको प्रॉपर तरीके से खा सके, ऐसा ना हो कि पेशेंट उसको सही तरीके से ले ही नहीं पा रहा है। यूज द एडवांसेस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्च, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल हो। तो कहीं ना कहीं बीमारी से अगर देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा किसी इंसान को बीमारी है तो ये सब चीजें होनी चाहिए। यही फार्माकोथेरेपेटिक का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। बात क्लियर समझ में आई? तो यही था हमारे पास इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं था, ठीक है, छोटा टॉपिक था। अब हम लोग देख लेते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड नर्चर ऐप, है ना। शायद पता चली गया होगा, माइंड नर्चर ऐप आ चुका है हम लोगों का। अब तो आओ जानते हैं उसकी कुछ खासियतें। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां? प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी? वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं? MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है,
अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।